जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चनों की सीरीज़। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नवंबर में 27 नवंबर को बताया गया है कि दिल्ली पुलिस का पेपर होगा। तो हमको ये मान के चलना है कि नवंबर या दिसंबर स्टार्टिंग तक अपने पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रैक्टिस सेट है, आप अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। अब पढ़ाई का वैल्यूएशन या अपना आकलन कैसे किया जाए कि हम कितने पानी में हो और कितना हमसे बनता है, कैसे जाना जाए, तो उसके लिए सबसे बेहतर अपनी जो तरीका होता है वह होता है टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना। अब टेस्ट सीरीज़ के लिए लगते हैं पैसे, तो आपको कोई पैसे यहाँ पे खर्च नहीं करने हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए जाएंगे और आपको उससे जुड़े एडिशनल फैक्ट के बारे में भी बताए जाएंगे जो बाकी के 4 ऑप्शन में दिए होंगे ऑप्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना है और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो गुरु गोविंद सिंह जी का 2019 में कौन सा प्रकाश पर्व पटना में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 352 नंबर का। ठीक है, 352 नंबर का जो क्या बोलते हैं पर्व था वह मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? पटना में मनाया गया, जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और निकल के बन सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जी का 2019 में जो प्रकाश पर्व मनाया गया था वह कहाँ पर मनाया गया था? तो पटना में मनाया गया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। फिर हम बात करते हैं 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। और पंजाब राज्य में 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन हुआ था। तो कब, कहाँ पर? 1873 में पंजाब में हुआ था। फिर हम बढ़ते हैं, लिविंग नो वन बिहाइंड वर्स्ट 2019 के किस दिवस का थीम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व जल दिवस। अब विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, शायद 22, तो 22 कौन सा, मार्च या अप्रैल? ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें देखना है, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्सिसिक अम्ल एक पादप वृद्धि रोधी हार्मोन है, अर्थात यह पादप वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। ठीक है, पौधों को बढ़ने से रोकता है। बाकी ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये क्या है? पौधे के वृद्धि हार्मोन। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन है? तो इन तीनों में से आपको कोई एक ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाकी सारे गलत होंगे और इसमें से कोई एक सही होगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन ने नहीं किए, है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित नहीं की। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, हर्षवर्धन के जो कि राजकवि थे बाणभट्ट, उन्होंने क्या करी थी? हर्षचरित को लिखी थी। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्ने बतूता। ठीक है, ये मोरक्को यात्री था। कहाँ का था? मोरक्को का रहने वाला था, तो इसे मोरक्को यात्री कहते हैं। और ये 1833 में कहाँ आया था? अपने इधर दिल्ली में आया था। तो ये किसके समय पे आया था? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया था, MBT के समय पर ये आया था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत कब आया? आप सभी को पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 1498 ईस्वी में ये भारत आया था। और ये कहा जाता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग के लिए खोज। ठीक है, कई लोग क्या बोलते हैं कि समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की। नहीं, वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, जो कि पुर्तगाल से केप ऑफ गुड के रास्ते होते हुए अपने कहाँ पर पहुँचा था? भारत पहुँचा था। और भारत में कहाँ पहुँचा था? अपने साउथ वाले पार्ट कालीकट में पहुँचा था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो मैंने इसके पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में आप लोगों को कि सूरत विभाजन कब हुआ था। तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ था? INC ज्योति, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, इसका क्या हुआ था? 2 भागों में विभाजन हो गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक है,
फिर हम बढ़ते हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। और स्वाधीनता का पहला झंडा कहाँ पे लहराया गया था? तो अविभाजित भारत के लाहौर में ही स्वतंत्रता का झंडा, पहली बार स्वाधीनता का झंडा अपना लहराया गया था, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और कहाँ पर? रावी नदी के तट के किनारे। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी 1792 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है, संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा। और साथ ही क्या हुआ था कि जब तक रुपयों का भुगतान ना कर दिया गया, उनके दोनों पुत्रों को बंधक बना के रखा गया था। तो आपको ये याद रखना कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किन के मध्य हुई थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। और कब हुई थी? 1792 ईस्वी में हुई थी। फिर हम बात करते हैं टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है। तो कैसे करती है भूमध्य रेखा ग्लोब को? तो भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं अपन? जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो कि लेटी हुई लाइनें होती हैं, अक्षांश रेखा कहलाती हैं। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, तो ये क्या करती है? क्षैतिज लेटी हुई लाइन ना, तो क्षैतिज समान अर्ध भागों में, मतलब जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को ही 2 भागों में या ग्लोब को ही 2 भागों में, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये ग्लोब को या पृथ्वी को ही 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भूमध्य रेखा का अन्य नाम क्या है? तो भूमध्य रेखा को अन्य नाम है विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? जैसे ये अक्षांश रेखाएं खींची गई ना, ये सब काल्पनिक रेखाएं, तो इनके मध्य ये जो डिस्टेंस होता है कितने का होता है ना? तो ये 111 किलोमीटर, कितना? 111 किलोमीटर का इनका बीच का डिस्टेंस होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी निम्नलिखित राज्यों से होकर बहती है, हम इसको भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं, किससे वर्षा प्राप्त करते हैं? मुख्यतः शीतकालीन महीनों में। ठीक है, लौटता हुआ मानसून जो अपने भारत में बारिश करता है, तो वहाँ पर सब लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो तमिलनाडु राज्य में होती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, तो आपको जब बताना है कि लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राज्य है वह है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 12 महीना बारिश बनी ही रहती है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन प्रवालों से निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है किससे? प्रवालों से, या कोरल जिसे हम कहते हैं, कोरल रीफ जैसे हम कहते हैं ना, तो वैसे कोरल से निर्मित कौन सा है? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है। और इसमें कुल कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप समूह हैं। कितने हैं? 36 द्वीप समूह हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो 11 डिग्री चैनल है, ठीक है, 11 डिग्री चैनल है, वो क्या करता है? लक्षद्वीप समूह को 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्ननौर का द्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप को 2 भागों में कौन सा चैनल डिवाइड करता है? तो आपको याद रखना है 11 डिग्री चैनल। और इसका संपूर्ण वर्ग क्षेत्रफल कितना है? तो 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? अपना टोटल क्षेत्रफल है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो अरेबियन सी आपको पता है। ठीक है, अरेबियन सी जो है अपने इधर लक्षद्वीप वाला पार्ट हो गया, बंगाल की खाड़ी अपना ये कोलकाता वाला पार्ट कहलाया गया, और हिंद महासागर अपना साउथ में तमिलनाडु जो अपना कन्याकुमारी वहाँ से लगा वाला ये अपना हिंद महासागर कहलाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपयुक्त सभी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुशनबे। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? दुशनबे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पाक जलद मरुमध्य किन दो देशों के मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत व श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, किसके मध्य? भारत व श्रीलंका के मध्य है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, और राजस्थान में भी कहाँ? नागौर में। और कब हुआ था? 1959 को हुआ था। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पंचायती राज सिस्टम का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1959 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले राजस्थान में भी कहाँ? नागौर में लागू किया गया था 1959 में। ठीक है, तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका पहले नाम क्या होता था? ठीक है, पहले जो इसका नाम होता था वो क्या होता था? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि आप लोगों को नहीं आएगा तो मैं आपको इसका आंसर पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, जब तक आप इसे दिमाग में सोचिए और या साइड में कहीं नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसे सर्च करके नाम बता सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह कर। गृह कर मतलब क्या होता है? अपना जो घर का टैक्स होता है उससे। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, लोकतांत्रिक पद का तात्पर्य यह होता है कि केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार होता है जो लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत लोकतंत्र की व्यवस्था का पालन करता है जिसमें सांसद, विधायक का सीधे जनता द्वारा निर्वाचन होता है। भारतीय संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका का प्रमुख प्रावधान किया गया है, संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। ठीक है, तो जैसे अपना देखा जाए अपने देश का जो संवैधानिक प्रमुख है वह कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख अपना है राष्ट्रपति जी को संवैधानिक प्रमुख बोला जाता है, वास्तविक प्रमुख प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। इसी तरह ये मैं आपको उदाहरण बताया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। जैसे अपने राज्य की बात कर ले तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, परंतु सारा देख रेख का काम कौन करता है? सारे ऑर्डर कौन पास करता है? अपने कलेक्टर साहब करते हैं ना। तो आपको मतलब ध्यान में रखना है कि क्या कैसे होता है। सॉरी, कलेक्टर नहीं, मुख्यमंत्री। सॉरी, कलेक्टर गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं। तो इनके ऑप्शन अपन देख लेते हैं क्या है? पार्षद, वार्ड, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र और संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप सभी को पता है हमारा जो घर है वार्ड में आता है, ये फलाना वार्ड, ढिकाना वार्ड, ऐसे नहीं होता है, तो आप लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर हम बढ़ते हैं लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। किसका है? अब्राहम लिंकन का है। फिर हम बात करते हैं भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन के और इस वीडियो की सीरीज के साथ आपको पता चल जाएगा 1952। थोड़ा सी इसके बारे में हम बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1952 में भारत में शुरू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम विकास कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक ढांचा प्रदान करना जिसके माध्यम से सरकार जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम स्तर तक पहुंच सके। देश के सभी जिलों को इसके तहत विकास खंड में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो ये थी अपनी इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 1952 में स्टार्ट हुआ। फिर हम बात करते हैं जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा। आपने सुना होगा आशा ताई, है ना। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख घटकों में से एक है जो देश में प्रत्येक गांव को एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य प्राप्त कार्यकर्ता, आशा या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर हम बात करते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्भया। क्या हो जाएगा? निर्भया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि सभी प्लेटफॉर्मों पर लॉन्च किया जा सकता है। जैसे कि अपना कहना चाहिए कि
सभी मौसम में, है ना, जो अपना बारिश वारिश का जो सिस्टम रहता है उसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यार इसमें ऐसी कोई दिक्कत होने वाली है। ये जल से भी मार कर सकते हो आप, हवा से ज़मीन में भी छोड़ सकते हो, ज़मीन से ज़मीन मतलब एयर टू एयर, है ना, लैंड टू लैंड, हर प्रकार से अपना ये लॉन्च करने का इसमें सिस्टम बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगली पौधों के संशोधन पर टैक्सोनॉमिक और फूलवादी अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देश के जंगली पौधों के संसाधनों पर वर्गीकी और पुष्प संबंधी अध्ययन करने हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत शीर्ष अनुसंधान संगठन है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश की गति निर्भर करती है ना ही माध्यम की प्रत्यास्थता पर और ना ही जड़त्व पर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटॉन का विशिष्ट प्रभार, है ना, प्रोटॉन का विशिष्ट प्रभार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 टू 10⁻19 सी किलोग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक खास रासायनिक संदेशवाहक मैसेंजर अणु एक एंडोक्राइन ग्लैंड से संश्लेषित होता है जो निम्न में से कौन सा है? तो अंतःस्रावी या एंडोक्राइन जो ग्रंथि होती है, ठीक है, तंत्र एक रासायनिक संदेशवाहक प्रणाली है, ठीक है, जिसमें हार्मोन शामिल होते हैं। जीव ग्रंथियों का यह एक समूह होता है जो हार्मोन को सीधे परिसंचरण तंत्र में भेजते हैं। क्या करते हैं? हार्मोन को सीधे परिसंचरण तंत्र में भेजते हैं और अंगों के कार्यों को विनियमित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन। तो एंडोक्राइन में क्या होता है? अंदर हार्मोन की उपलब्धता होती है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रग पैरासीटामोल, ठीक है, ड्रग पैरासीटामोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा एंटीपायरेटिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंटीपायरेटिक। पैरासीटामोल का उपयोग एंटीपायरेटिक मतलब शरीर का, जैसे हमको फीवर आता है तो हम क्या बोलते हैं? पैरासीटामोल खा लो ठीक हो जाओगे। तो शरीर का तापमान कम करने के लिए, ठीक है, तथा प्रदाहक रोधी के रूप में किया जाता है। इसके 1000 mg की उच्च खुराक में यह एक एनाल्जेसिक, ठीक है, जिसको हम दर्द निवारक के रूप में जानते हैं। तो एनाल्जेसिक जो होता है दर्द निवारक होता है। तो इसके रूप में ये क्या करता है? क्योंकि जब इसका 1000 mg का डोज हो जाता है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्रहीन हो जाता है, सॉरी बौना रह जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बौना रह जाता है। वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा क्या हो जाता है? बौना रह जाता है। आप सभी को पता है कि कई ऐसे होते हैं जिनकी हाइट कम रह जाती है या छोटे दिखते हैं, बड़े होकर भी वो छोटे दिखते हैं, तो वो होता है बौना रह कहलाना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विल्सन बीमारी डिजीज़ एक विरला वंशागत विकार है जिसमें शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आंखों को नुकसान पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, आप देखते चलिए, क्योंकि ये जो अपने प्रैक्टिस सेट बनाया गया है ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अपना कहना चाहिए जांच पड़ताल और खोजबीन करने के बाद ये बनाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है? इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखते चलना है, क्योंकि आप 25 से 30 जो प्रैक्टिस सेट है आप इसमें करोगे, आपको इसमें से 50 नंबर का जो जीके आएगा ना, 50 नंबर का जो जीके आएगा उसमें आपको इतनी हेल्प मिलने वाली है कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मेरे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हुए प्रैक्टिस सेटों से आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ ही आपको करंट अफेयर्स डेली ज़रूर पढ़ते चलना है, क्योंकि यदि आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे तो आप इस एग्ज़ाम की रेस से बाहर हैं। क्योंकि 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस है जिसमें से 20 से 22 या 25 भी हो सकते हैं, 25 नंबर तक का क्या अपना वेटेज जा सकता है करंट अफेयर्स का। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स आपको रिवाइज और पढ़ाई दोनों करते चलना है। पढ़ाई भी मतलब आगे का भी पढ़ते चलना है और पीछे का रिवीजन भी करते हुए चलना है। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोमीथेन। ठीक है, जिसे हम तरल प्ररोधक का प्राथमिक निष्पादन के रूप में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को कहा जाता है।
अब इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में तो बता सकता हूँ, पर वीडियो वैसे ही इतनी लंबी हो जाएगी क्योंकि 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 20 से 30 मिनट की एक वीडियो हो जाएगी, आप बोलोगे क्या डसाऊपंथी चल रहा है। परंतु मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सब जो वर्ड मैं बता रहा हूँ, जैसे ये हीमोग्लोबिन बताया, तो आप थोड़ा सा अगर पढ़ने के इच्छुक होंगे, एग्जाम आपको निकालने अंदर जुनून होगा, तो आप इस चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है, कैसे बनता है, क्या वर्किंग है, तो आपको सारी प्रोसेस पता चल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है आप अपना जो लूसेंट है, लूसेंट सफिशिएंट है आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लूसेंट उठाइए, लूसेंट को पढ़ लीजिए और साथ में प्रैक्टिस सेट जितने हो सके, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, आप इसे भी सॉल्व करते चलिए। दोनों जगह से करेंगे, आपका डेफिनेटली एग्जाम में जीके के पार्ट में आपका 50 में से 40 मार्क्स कहीं नहीं गया है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाती है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद वास्तव में नवीन प्रोटीन का निर्माण है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने हेतु प्रोटीन को पहले एमिनो एसिड में टूटना होता है। प्रोटीन के सेवन के बाद पेट पाचन प्रक्रिया शुरू कर देता है, ठीक है। पाचन के दौरान जब पेप्सिन नामक एक एंजाइम निकलता है तो यह पेट के एसिड के साथ मिलकर प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है। वहीं से टूटी हुई प्रोटीन छोटी आंत में आ जाती है, जहां इसे मुक्त एमिनो एसिड में विभाजित कर दिया जाता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रेरकत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर परागण परिभाषित किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है संतान की उत्पत्ति के रूप में, और फिर अपना कहाँ गया, हाँ, प्रत्येक परागकण से पराग ट्यूब के उद्भव में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी है, इसका एंथर से स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में। थोड़ा सा हम देखते हैं परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे में पराग को नर प्रजनन अंगों से मादा प्रजनन अंगों में बीज बनाने हेतु स्थानांतरित किया जाता है। पुष्पी पौधों में पराग को परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरित किया जाता है। पराग को परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरित किया जाता है। यह कार्य मुख्यतः हवा या कीटों के द्वारा संपन्न होता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि पौधों में जो निषेचन की क्रिया है वह किस माध्यम से होती है? तो पौधों में निषेचन की क्रिया होती है हवा के माध्यम से, या अपने कहना चाहिए कीट, जो अपने कीड़े मकोड़े होते हैं जो उड़ते हैं इस पेड़ से उस पेड़ में बैठते हैं, उनके माध्यम से होती है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट रैमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। रैमनोज का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना है, C6H12O5, ठीक है। क्या है? C6H12O5 प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली एक डीऑक्सी शुगर है। इसे मिथाइल पेंटोज या डीऑक्सी हेक्सोज के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। रासायनिक रूप से इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। जिप्सम में कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन और पानी से बंधा होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परावर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कई बार पूछ लिया जाता है कितना, तो आपको 17 मीटर भी बता देना है, ठीक है। 17 मीटर की दूरी कम से कम होना चाहिए, तब आदमी किसी की बोली गई भाषा या किसी की बोली गई आवाज़ को वह सुन पाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीलियम गैस से भरी एक बंद बेलनाकार नलिका, ठीक है, से होकर प्रकाश गुजरता है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति, तो इसका राइट आंसर जाएगा प्रकाश की गति बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? प्रकाश की गति बढ़ जाएगी। फिर है शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है पट्टियों के रूप में? आप सभी को पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या यूज़ किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। CSO4 कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CSO4। तो अपन को डायरेक्ट कैल्शियम सल्फेट नहीं आएगा, ठीक है। ये कैल्शियम सल्फेट अगर यहाँ पर लिख दिया है तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट से ही बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, 2CaSO4 क्या होता है? 2CaSO4 24 नहीं सॉरी
2CaSO4H2O, ये इसका होता है आंसर, ठीक है। तो आपको इतना दिमाग में रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है 2CaSO4H2O, इसका फार्मूला होता है। और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है क्या है, कैल्शियम सल्फेट। फिर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी में तो बहुत बार पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, समूह कहा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के जो वर्टिकल लाइनें होती हैं जिसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, तथा क्षैतिज जिसे हम लेटी लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, दो प्रकार की लाइन होते हैं। इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वाधर कतारों में मतलब वर्टिकल लाइनों को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, तथा जो हॉरिजॉन्टल कतार या लाइनें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त या पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ग्रुप्स वर्टिकल लाइन, लेटी लाइन पीरियड कहलाती हैं, या हिंदी में आवर्त। खड़ी लाइनें ग्रुप को वर्ग कहते हैं और लेटी लाइन पीरियड को आवर्त कहते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा पैरेन्काइमा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दाद रिंगवर्म होने का कारण क्या होता है? तो दाद वास्तव में क्या होता है, स्किन का अपना डिसीज है, तो त्वचा संक्रमण है जो फंगस के कारण होता है। किस कारण? फंगस के कारण होता है। दाद नाम शायद दाने से आते हैं। त्वचा पर दाने में अक्सर एक अंगूठी के आकार की आकृति बन जाती है, आप देखे होंगे ऐसा गोल सा हो जाता है, उसके आजू बाजू से दाने दाने हो जाते हैं ना, फिर वो जलता है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना, फंगस मतलब कवक, ठीक है, इसको फंगस भी कहते हैं, तो फंगस मतलब कवक। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सांड के शुक्राणु को रखते हैं, ठीक है, तो बैल के शुक्राणु को तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। किसमें? तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। बाकी का आगे बताया जाएगा कभी, इसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन अगर बताना चाहूँगा तो बहुत सारा हो जाएगा। फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक UNEP, ठीक है, UNEP कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा 89 का B, UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। फिर हम बात करते हैं, इनमें से कौन खाद्यान्न श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, घास हिरण शेर, ठीक है, तो मतलब कौन किसको खाता है, क्या है, कैसा सिस्टम है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा कंप्यूटर सेक्शन के बारे में, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं, संसार का पहला यंत्र कौन सा है? तो आप सभी को पता है, गणना करने के लिए सबसे पहले क्या बनाया गया था? एबेकस बनाया गया था चीन में, तो आपको पता होना चाहिए। फिर निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये सभी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। तो मतलब बेसिक्स क्वेश्चन कंप्यूटर से आपसे आने हैं, तो आपको इनको पढ़ते हुए चलना है। लूसेंट में पीछे दिया गया है कंप्यूटर का पार्ट, आप उसको पढ़ लेंगे, काफ़ी है आपके लिए। फिर हम बात करते हैं, कंप्यूटर विशिष्टता खालिस्तान के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड्स, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है उसके साथ अपना एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध होती हैं, आपका भी खोल कर देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर हम बात करते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। एक प्रोग्राम जो होता है, जैसे अपना हो गया विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, है ना, ये सब जो सिस्टम थे, डॉस हो गए, ये क्या कहलाते हैं? ये कंप्यूटर के प्रोग्राम थे। फिर धीरे धीरे ये वर्जन बढ़ते गए और आज के डेट में अपना एंड्रॉयड वर्जन जो फ़ोन में चलता है ना, वैसे ही अपने विंडोज़ के लिए भी बढ़ते चले गए। फिर हम बात करते हैं, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता होगा, प्रोग्राम। प्रोग्राम के द्वारा ही किसी को निर्देश दिया जा सकता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर प्रक्रिया करते हैं जिसमें खालिस्तान का समावेश होता है। तो आपको पता, जो कंप्यूटर होता है बाइनरी डिजिट को समझता है, और बाइनरी डिजिट में कितने नंबर होते हैं? सिर्फ 0 और 1, 0 1 0 1। आपने अपना नाम ही लिख लिया XYZ, ठीक है, तो वो क्या करेगा? 0 1 0 1, मतलब वो अपने हिसाब से डेटा को सेट कर लेता है। फिर हम बात करते हैं, टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। फिर हम बात करते हैं, इंटरनेट की शुरुआत खालिस्तान के रूप में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के लिए, ठीक है, और शायद इसकी खोज टिम बर्नर्स ली ने की थी। किसकी? इंटरनेट की शुरुआत।
फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आप सभी को पता है विंडोज़ किसकी देन है, माइक्रोसॉफ्ट की देन है। ये थे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट 1 था, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर और साथ में जनरल नॉलेज के मिलाकर आपके मैंने कवर करवा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। किसी प्रकार का कोई सुझाव होगा कि सर इन क्वेश्चनों के साथ आप ऐसा भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं वही बता दूंगा। मतलब जो भी आप कहेंगे उस हिसाब से आपकी डिमांड को पूरी कर दी जाएगी। तो आपको रेगुलर बने रहना है इन वीडियो को जब भी आएगा, इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि डेली का जो प्रैक्टिस सेट आएगा, हर एक दिन 2 दिन के गैप में जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा, आपको इसे देखते हुए चलना है। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए और यहाँ पर किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। आपके 50 में से 40 मार्क्स कहीं नहीं गए। 50 में से 40 मार्क्स आना ही आना है। बाकी का एरिया तो अपना खेलने वाला है, खेलते रहिए साथ में। मैथ्स को, रीजनिंग को आप आराम से इसको कवर कर जाएंगे। ओके दोस्तों, मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।